हाय गाइस। आज की इस क्लास में हम राइट एंड ड्यूटी के मीनिंग, डिफिनीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। ये क्लास एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल मीनिंग ऑफ राइट एंड ड्यूटीज। अधिकार एवं कर्तव्य के समान अर्थ। शब्द अधिकार के यानी राइट के कई सारे अर्थ हैं। साइटर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार अधिकार से तात्पर्य किसी निश्चित क्षेत्र के अनुज्ञात कार्य के मानक से है। द स्टैंडर्ड ऑफ परमिटेड एक्शन विदिन अ सर्टेन स्फेयर। एंड आचार शास्त्र के अनुसार अधिकार से तात्पर्य उससे है जो नैतिकता के अनुरूप है, अतः जो नैतिक रूप से अच्छा हो। एंड अधिकार लैटिन शब्द रेक्टस के समतुल्य है और जिससे सुधारना यानी रेक्टिफाई एंड रेक्टिट्यूड यानी औचित्य और करेक्ट जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इसी तरह अधिकार शब्द का प्रयोग लैटिन शब्द जस के समतुल्य किया गया है, जिससे न्यायोचित न्याय जस्टिस एंड जस्टिफिकेशन यानी न्यायोचितता जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इन अर्थों में अधिकार से तात्पर्य न्यायसंगत विधि और न्यायसंगत कृत्य से है। अधिकार शब्द के विभिन्न अर्थों को समाज और सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही समझा जा सकता है, क्योंकि इसके अभाव में मनुष्य न तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर सकता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार यह एक उचित या न्याय संगत दावा है, विधिक या नैतिक हकदारी है। सामान्य बोलचाल में शब्द अधिकार यानी राइट के अंतर्गत दावे, जिसे इंग्लिश में क्लेम कहते हैं, स्वतंत्रताएं लिबर्टी, पावर यानी शक्ति और उन्मुक्तियां, जिसे इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं, सम्मिलित हैं। परंतु वास्तविकता में सभी एक नहीं हैं, इनमें विभेद किए गए हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, बेंथम नाम के ज्यूरिस्ट ने दावा क्लेम एंड स्वतंत्रता यानी लिबर्टी में विभेद किया है। 1862 में विर्चिड ने दावा और शक्ति क्लेम एंड पावर में विभेद किया है। इसी प्रकार 1878 में थान ने 1883 में वियरलिंग ने दावा क्लेम एंड स्वतंत्रता यानी लिबर्टी और शक्ति में विभेद किया है। बेंथम ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन में अधिकार के बारे में कहते हैं कि अधिकार अपने आप में लाभ सुविधा है,
उनके लिए जो उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लीगल मीनिंग ऑफ राइट। प्रोफेसर हॉलैंड के अनुसार अधिकार एक व्यक्ति की क्षमता है। उनके अनुसार इसका तात्पर्य एक व्यक्ति की क्षमता से है जिसके द्वारा वह राज्य की सहमति और सहायता से दूसरे के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। इट इज द कैपेसिटी residing in one man of controlling within the assent and assistance of the state actions or other। एंड शैविनी के अनुसार अधिकार को शक्ति के रूप में माना गया है। इन्होंने कहा है कि अधिकार शक्ति के रूप में है, पावर के फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टीन के अनुसार एक व्यक्ति का अधिकार तब होता है जब दूसरा या दूसरे उसके प्रति कोई कार्य करने या उसने विरत रहने के लिए विधि द्वारा बाध्य होते हैं। ए पार्टी हैज अ राइट व्हेन another or others are bound or obligated by law to do or forbear something towards on in regard to him। कांट के अनुसार अधिकार व्यक्ति को प्राप्त एक विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इहरिंग ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ में अधिकार को विधि द्वारा संरक्षित हित कहा है। द राइट इज लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सामंड के अनुसार अधिकार विधि के नियम द्वारा मान्यता प्राप्त एवं संरक्षित हित है। अकॉर्डिंग टू सामंड राइट इज एन इंटरेस्ट recognized and protected by rule of law। नेक्स्ट है प्रोफेसर ग्रे कहते हैं कि अधिकार स्वयं हित नहीं है, यह एक माध्यम है जिसके द्वारा हित के उपभोग को संरक्षित किया जाता है। द राइट इज नॉट इन द इंटरेस्ट itself, it is the means by which the enjoyment of interest is secured। प्रोफेसर ग्रे अधिकार को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि अधिकार एक मनुष्य में वह शक्ति है जिसका उपयोग वह एक व्यक्ति या व्यक्तियों को कुछ कार्य करने या कार्य से विरत रहने के लिए कर सकता है, या वहीं तक संभव है जहाँ तक यह शक्ति समाज से मिलती है कि वह दूसरे या दूसरों पर एक विधिक कर्तव्य अधिरोपित करता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रोस्को पाउंड के अनुसार अधिकार के 5 सदृश अर्थ लगाए जा सकते हैं। पहला है यह एक हित है, इंटरेस्ट है, जो कि विधि द्वारा संरक्षित है। दूसरा इन्होंने बताया है हित को प्रभावकारी बनाने के लिए दूसरों को कार्य करने
या कार्य से विरत रहने के लिए मान्यता प्राप्त दावा है, क्लेम है। तीसरा, अधिकार के सृजन यानी क्रिएशन, कामवंचन यानी डाइवेस्टिंग, एंड परिवर्तन एल्टरिंग की क्षमता है। चौथा, अधिकार के विशेषाधिकार एवं स्वतंत्रताएं हैं। पांचवा है, इसका उपयोग एक विश्लेषण के रूप में किया जाता है जिसका तात्पर्य जो न्याय के अनुकूल है या जो नैतिक अधिकारों को मान्यता देता है। नेक्स्ट है लीगल एंड नॉन लीगल राइट, विधिक एवं अविधिक अधिकार। विधिक अधिकार क्या है? विधिक अधिकार यानी लीगल राइट। विधिक अधिकार का तात्पर्य उन अधिकारों से है जिन्हें समानता विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है और विधि द्वारा जिनका प्रवर्तन किया जाता है, या गैर विधिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि गैर विधिक अधिकार को ना तो विधि के द्वारा मान्यता मिलती है और न ही विधि इसका प्रवर्तन करती है। नेक्स्ट है लीगल राइट एंड मोरल राइट, विधिक अधिकार एवं नैतिक अधिकार। विधिक अधिकार वे अधिकार हैं जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हैं एवं संरक्षित हैं। यह एक ऐसा हित या अधिकार है जिसका उल्लंघन एक विधिक उपचार या उत्कृष्ट रॉन्ग के रूप में किया होता है और जिसका समादर एक विधिक कर्तव्य है। ठीक इसके विपरीत नैतिक या प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें नैतिकता के नियम द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो नैतिक नियमों द्वारा संरक्षित रहते हैं। इनका उल्लंघन एक नैतिक अपचार है और इनका समादर एक नैतिक कर्तव्य है। विधिक अधिकार का आधार विधि होती है, परंतु नैतिक अधिकार का आधार नैतिकता या समाज से संचित मूल्य या प्राकृतिक विधि होती है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट से संबंधित 3 थ्योरी दी गई है। पहला है प्रोटेक्शन थ्योरी ऑफ राइट। प्रोटेक्शन थ्योरी ऑफ राइट, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिकार का संरक्षित सिद्धांत। दूसरा है बिल थ्योरी ऑफ राइट। बिल थ्योरी ऑफ राइट, जिसे हिंदी में अधिकार का इच्छा सिद्धांत कहते हैं। एंड थर्ड है इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट। इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट, जिसे हिंदी में अधिकार का हित सिद्धांत कहते हैं। चलिए इनको एक एक करके डीप में देखते हैं। पहला है प्रोटेक्शन थ्योरी ऑफ राइट, अधिकार का संरक्षित सिद्धांत। एक विधिक अधिकार का विशिष्ट लक्षण विधि व्यवस्था द्वारा इसकी मान्यता एवं विधिक प्रक्रिया द्वारा इसका प्रवर्तन है। अतः अधिकार के अपरिहार्य इंडिस्पेंसेबल लक्षणों या गुणों में हम विधि द्वारा इसकी मान्यता एवं विधिक प्रक्रिया द्वारा इसका प्रवर्तन मान सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि जिन अधिकारों को मान्यता नैतिकता देती है उनके लिए विधि कोई अपचार नहीं करती है। नेक्स्ट है बिल थ्योरी ऑफ राइट,
जिसे हिंदी में अधिकार का इच्छा सिद्धांत कहते हैं। बहुत से विधि शास्त्री यानी ज्यूरिस्ट अधिकार के इच्छा सिद्धांत का समर्थन करते हैं, क्योंकि विधि का उद्देश्य ही आत्म-अभिव्यक्ति का संभव माध्यम प्रदान करना है या आत्म विकास का हर संभव अवसर प्रदान करना है। आत्म दृढ़ कथन या आत्म अभिव्यक्ति का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अंग है, जिसे मनुष्य और उसके व्यक्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्वाभाविक स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य एक वस्तु या सामग्री कमोडिटी हो जाएगा। सभी अधिकारों की व्युत्पत्ति आंतरिक एवं अलंघनीय मानवीय इच्छा से होती है और यह मनुष्य के विकास और इसकी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। आत्म-अभिव्यक्ति यानी सेल्फ एक्सप्रेशन को हम आत्म दृढ़ कथन यानी सेल्फ एसर्शन भी कहते हैं। इस मत के समर्थक हीगल, कांट तथा लॉक आदि हैं। इनके अनुसार किसी व्यक्ति का अधिकार उसकी आत्म-अभिव्यक्ति या इच्छा को प्रदर्शित करता है। इस तरह अधिकार मानवीय इच्छा का प्रतीक है। यह सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल राइट से प्रभावित है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें राज्य विधिक रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। होम्स के अनुसार विधिक अधिकार निश्चित या कुछ प्राकृतिक शक्तियों की अनुज्ञा यानी परमिशन के अलावा कुछ नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग कुछ शर्तों के साथ लोक बल की सहायता से सुरक्षा, प्रतिस्थापन और प्रतिकार यानी प्रोटेक्शंस, रेस्टिट्यूशंस एंड कॉम्पेंसेशंस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। होम्स का कथन स्टेटमेंट सटीक नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी अधिकार या दावे हैं जो कुछ काम करने की स्वतंत्रता से नहीं बनते हैं, अपितु इस सामर्थ्य से बनते हैं कि दूसरों को काम करने के लिए बाध्य किया जा सके। कुछ स्थितियों में, जैसा कि होम्स कहते हैं कि विधि प्राकृतिक शक्तियों को संरक्षित करती है। इस सिद्धांत के सबसे प्रधान समर्थक जर्मनी के थे। ऐतिहासिक विचारधारा के जर्मन विधि शास्त्रियों ने इच्छा के सिद्धांत का समर्थन किया। इस सिद्धांत के समर्थक इस बात पर विशेष बल देते हैं कि मानवीय इच्छाओं का विधि के क्षेत्र में महान योगदान है। सभी अधिकार इच्छा जनित होते हैं। परिणामतः जहाँ मानवीय इच्छा नहीं है, वहाँ अधिकार नहीं हो सकता। ड्यूगिल के अनुसार इच्छा सिद्धांत की तीव्र आलोचना की है। इनके अनुसार इच्छा विधि के लिए एक आवश्यक तत्व नहीं है और उस अधिकार का भी एक आवश्यक तत्व नहीं है जिसकी उत्पत्ति विधि से होती है। ड्यूगिट यह मानते हैं कि विधि का वास्तविक आधार सामाजिक साम्यता, सोशल स्टैंडर्डिटी का वास्तविक वस्तुनिष्ठ तथ्य ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। स्पष्ट शब्दों में उनके अनुसार अधिकार इच्छा पर आधारित नहीं है। इच्छा पर बल देना असामाजिक है या समाज विरोधी है। इससे यह धारणा बनती है कि मनुष्य अपनी सहकर्मियों के विरोध का संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में रहता है। यह इस बात पर बल नहीं देता कि मनुष्य सामाजिक साम्यता के सिद्धांत द्वारा निर्मित
कर्तव्यों से भी आबद्ध है। समाज प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्तव्य का निर्माण करता है, अधिकार का नहीं। अधिकार को केवल कर्तव्य करने का अधिकार है। विधि का उद्देश्य समाज के लिए एक नए जीवन का निर्माण या मनुष्य के लिए नई इच्छा का निर्माण करना नहीं, अपितु ऐसे जीवन और ऐसी इच्छाओं का जो पहले से विद्यमान हैं, उनका विनियमन करना है। इच्छा विधिक अधिकार की संकल्पना के विश्लेषण के लिए यह एक आवश्यक तत्व हो सकता है, किंतु एकमात्र तत्व नहीं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट, जिसे हिंदी में अधिकार का हित सिद्धांत कहते हैं। अधिकार का हित सिद्धांत। कुछ विधि शास्त्रियों का यह मानना है कि अधिकार का मूल आधार हित यानी इंटरेस्ट है, न कि इच्छा। उनका कहना है कि किसी के पास इच्छा नहीं हो सकती है, फिर भी उसके पास अधिकार होते हैं। जैसे एक दिन के बच्चे के पास, निगम के पास या एक संस्था फाउंडेशन के पास इच्छा नहीं हो सकती, फिर भी विधि उन्हें अधिकार प्रदान करती है। इस मत के सबसे बड़े प्रवर्तक इहरिंग हैं। उन्होंने अधिकार की परिभाषा ही हित के संदर्भ में की है। उनका कहना है कि अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है। हित जो अधिकार का आधार है, वह राज्य की उत्पत्ति नहीं है। वह समुदाय या समाज के जीवन में पहले से ही विद्यमान रहता है और राज्य ऐसे हितों को चुनता है जिसे वह संरक्षित करना चाहता है। इहरिंग के अनुसार यह कहा जाएगा कि एक व्यक्ति के पास अधिकार हैं जब उसके लिए कुछ लाभ विद्यमान हैं जिसे राज्य ने संरक्षित कर रखा है। इहरिंग के इस मत को सामान्य से भी समर्थन प्राप्त है, परंतु सामान्य संरक्षण के साथ प्रवर्तन के तत्व को भी हित के साथ जोड़ देते हैं। इहरिंग के इच्छा सिद्धांत की आलोचना करते समय यह कहते हैं कि विधि का उद्देश्य व्यक्तिगत दृढ़ कथन इंडिविजुअल एसर्शन की रक्षा करना नहीं, अपितु कुछ हितों की सुरक्षा करना है जो हित सिद्धांत की वकालत करते हैं।